जो जेक्टेटेशन का सूट फाइल किया गया था बच्ची की तरफ से कराची के अंदर, जो जबरान नासिर एडवोकेट की वसातत से बच्ची ने खुद एक सूट फाइल किया है अपने गार्डियन की मौजूदगी में, जिसका मैंने आप लोगों को एक लाइव सेशन के अंदर कंडक्ट करके बताया था और लास्ट टाइम भी मैंने आपको जिक्र किया था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और ये 103 सफ़ात पर मुश्तमिल सिर्फ वो चीज़ें हैं जिसमें बच्ची ने एक्सप्लेन किया है कि क्या कुछ हुआ है, उसमें कौन कौन से मुल्ज़मान का क्या क्या रोल है। अब हमने डिफाइन करना है उनका रोल, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि किस मुल्ज़िम को क्या रोल बच्ची दे रही है, क्योंकि इसी जेक्टेटेशन के सूट के अकॉर्डिंग ही जो अगला मुकदमा चलना है, जो ट्रायल चलना है, जिसमें सजा जजा का मामला होना है, तो वो जो मुल्ज़मान का, हर मुल्ज़िम का हमारे क्रिमिनल केस के अंदर देखना होता है कि क्या रोल है, उस रोल के हिसाब से उसकी सजा का फैसला किया जाता है। तो आप लोगों को उनके रोल्स के मुताबिक बताना, लेकिन उससे कबल एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। ये मुकदमा दायर किया गया 29 अप्रैल को, जब आप लोगों को याद होगा कि 29 अप्रैल को एक और केस भी फिक्स था जो ऑलरेडी वालदैन की तरफ से कस्टडी के लिए फाइल किया गया था। वालदैन ने एक पक्की बच्ची की कस्टडी हमेशा के लिए अपनी बच्ची को अपने पास रखने के लिए मांगा था, क्योंकि इससे कबल बच्ची की ये जो कस्टडी जो वालदैन के साथ वो वक्त गुजार रही है, ये 6 जनवरी 2023 का वो फैसला जो जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के डिवीजन बेंच ने किया था, जिसके अंदर उन्होंने बच्ची से स्टेटमेंट लेकर माँ बाप के साथ भेजा था और एक आर्जी इसको कस्टडी कहा था, और साथ साथ उन लोगों को भी कहा था जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है, वहाँ का चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, जो शेल्टर होम वाला अमला है, उसको भी कहा था कि वो हर हफ्ते बच्चे को विजिट करें, बच्ची को जाकर देखें और उसके बाद एक एक हर रिपोर्ट को फैमिली कोर्ट के अंदर सबमिट करें, ताकि अगर कोई इशू आता है बच्ची की कस्टडी के हवाले से कि वालिदैन के पास वो कस्टडी ठीक नहीं है, तो दोबारा बच्ची की वेलफेयर के लिए उसका कुछ और फैसला किया जा सके। अब फाइनल कस्टडी के लिए उसके बाद एक दावा दायर किया गया था और वो दावा फिक्स था 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को ही जबरान नासिर की तरफ से ये 1585/2023 जो फैमिली सूट है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये बच्ची की तरफ से खुद बच्ची ने अपने वालिद को अपना गार्डियन बताते हुए ये केस जाके फाइल किया है। इसके अंदर बच्ची का खुद का एफिडेविट है, बच्ची की अपनी नादरा की वेरिफिकेशन है, जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक बच्ची वो जो माइनर बनती है, वो सारी चीज़ों भी इसके अंदर उसी तरह से वो नादरा का रिकॉर्ड साथ लगा हुआ है। और ये मुकदमा फाइल किया गया था 29 अप्रैल को, जिसके अंदर अगली तारीख रखी गई है 17 मई। 17 मई को ही बच्ची की फाइनल कस्टडी के मामले के ऊपर भी फाइनल जो भी बहस वगैरह होनी है, उसकी एप्लीकेशन चल रही हैं और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बहस होनी है। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जब 29 अप्रैल को ये केस दायर किया गया तो उस वक्त एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। उस दिन की प्रोसीडिंग आपके साथ में शेयर करूंगा एक्चुअली कि उस दिन हुआ क्या, जिसमें जब ये मुकदमा दायर किया गया जबरान नासिर की तरफ से, तो जो मुल्ज़मान के वकला हैं, जो जहीर के वकील साहब हैं वहां पर, उनकी तरफ से क्या किया गया, ये जो बार बार हर जगह पर कहते हैं कि हर चीज को फेस करेंगे, और उनका एक क्लेम था वो कि बच्ची ने खुद से ये दावा दायर नहीं किया होगा या बच्ची दावा दायर नहीं करेगी, और इस तरह की चीजें, इनका ये क्लेम था और वो मानते थे। वो हर जगह अपने तर्जमानों के जरिए भी कहलवाते थे कि बच्ची जो है वो जहीर को नहीं छोड़ना चाहती, वालिदैन दबाव डाल रहे हैं, ये वो। लेकिन अब हुआ क्या, जिस दिन इस बच्ची ने ये दावा दायर किया है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, जहां पे ये मामला चल रहा था, जिस जज साहबा के पास ये ऑलरेडी बच्ची की कस्टडी का मामला चल रहा था, ये उसी अदालत के अंदर दायर किया गया। ये सिविल जज हैं जी एंड मजिस्ट्रेट 29 नंबर कराची ईस्ट हैं, और इनके सामने ये दावा दायर किया गया, जिसका नंबर मैंने आपको बताया 1585/2023 इसको नंबर अलॉट हुआ है। उस दिन की ऑर्डर शीट बड़ी खूबसूरत है कि उस दिन आपको उससे आइडिया होगा कि किस तरह मुल्ज़म जो है वो ये तस्लीम कर चुका है कि बच्ची ने फैसला चूंकि अब कर लिया है तो अब मेरी जान नहीं छूटनी, इसलिए मुल्ज़म अब इसमें से भागना कैसे चाह रहा है। जब ये मुकदमा दायर किया जाता है कोई भी, तो आप नोटिस सबमिट करते हैं दूसरी पार्टी को, और उसके अलावा अगर वहां पर वो मौजूद होती है पार्टी, तो वो फौरी तौर पर अपना मौकफ के लिए वो कह सकती है कि हम अगली दफा मौकफ लेंगे। तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि 29 अप्रैल को जहीर के वकील मौजूद थे और एक नया दावा आ गया। तो जज साहबा ने जो किया, वो पहले ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो ऑर्डर किस तरह का। केस कॉल्ड है जी, काउंसिल फॉर प्लेंटिफ इज प्रेजेंट एंड फाइल्ड कोरियर एंड एडी रिसीट्स। जबरान नासिर की तरफ से ये दावा दायर किया गया, तो साथ उन्होंने ये दिखाया कि हमने इनको कॉपी भी भेज दी है, इनको रिसीट्स भी दे दी हैं, ये आपको रिसीट दे रहे हैं कि हमने ये कोरियर कर दी है कॉपी ऑलरेडी। ऑर्डर पास्ड ऑन सेपरेट शीट बाय द कोर्ट। उसके बाद लंदन काउंसिल अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट इन केस नंबर गार्डन एंड वार्ड एप्लीकेशन जो थी 3653/2022 के मुल्ज़म जहीर का, जो डिफेंडेंट का जो वकील है वो भी प्रेजेंट है, जो कि उस केस के अंदर पेश होने आया है, जो माँ बाप ने बच्ची की, जो मेहदी अली काज़मी की तरफ से दायर की गई कि मेरी बच्ची की मुझे परमानेंट कस्टडी दी जाए। और उनको बताया गया जब
कि आपके जो आपका मामला है वो उससे मुतल्लक ये एक और सूट भी यहाँ पे फाइल हुआ है और ये आप सूट की कॉपी ले लें। तो उन्होंने कहा जी कि इन केस इज इंटीमेटेड अबाउट द पेंडेंसी ऑफ फैमिली सूट बट refused to receive the copy of plaint order passed on separate sheet by the court service held good upon defendant case put off to 17/5/2023 for written statement। अब ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि हमने जब वो वकील को मौजूद देखा, जहीर के वकील को, तो मुकम्मल हो जाती है कार्रवाई की जहीर का वकील खड़ा है किसी और उसी दोनों पार्टीज का ही सेम एक और केस है, दोनों पार्टी सेम है और एक और नौयत का केस है। तो जब वो अवेलेबल है तो उसको ये इंटीमेट भी कर देना चाहिए, तो उन्होंने उनको इंटीमेट कर दिया। लेकिन वकील साहब ने कहा जी मैं तो कॉपी नहीं लूंगा। अब दो रीजन हो सकती हैं, या तो वो वकील साहब जो हैं वो जहीर का केस नहीं फर्दर लड़ना चाहते या वो इस केस से भाग रहे हैं। मतलब अगर वो जहीर की रजामंदी के साथ ही ये इनकार कर रहे थे तो इसका मतलब है जहीर और उनके वकील इस मामले से भाग रहे हैं। लेकिन ये दोनों रीजन हो सकती हैं। पहली रीजन ये भी हो सकती है कि वो वकील साहब फर्दर उसका केस नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने कहा होगा कि बस हम तुम्हारा ये आखिरी केस लड़ रहे हैं, अगले केस के लिए आप कोई और वकील देखो। उसके बाद ये कि ऑनरेबल कोर्ट ने फिर ये कहा कि ये चालाकियां तो हमारे सामने नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि सर्विस हो गई है आप पर, अब 17 मई को आप अपना जवाब दावा लेकर आए, इस केस के अंदर अपना जवाब जमा करवाएं कि क्यों नहीं ये जो मामला है, जो बच्ची ने निकाह को तकजीब करने के लिए, निकाह को ख़त्म करने के लिए जो रुजू किया है ऑनरेबल कोर्ट से, क्यों नहीं ये निकाह ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बेशुमार किस्म की रेगुलरिटीज पॉइंट आउट की गई हैं। 103 सफ़ात पर मुस्तफल तो बच्ची ने सिर्फ वो कहानी लिखी है, जो कहानी अब मैं आपको रोल वाइज जो है ना, वो अगली जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो हर मुलजम का कितना रोल है, फिर हम उसको जो दफात लगी हैं इस मुकदमे के अंदर उनके साथ उसको वो क्रैबोरेट करेंगे कि कितनी हद तक वो दफात जो हैं वो इन मुलजमान को सजा दे सकती हैं, जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता होगा, जहां पे किसी मुलजम को बेनिफिट भी मिलता होगा तो हम उसको बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा ये मुलजमान जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है इसके बाद कितना टाइम ऑलमोस्ट लग सकता है, तो वो बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी था आप लोगों के सामने आज नूर मुनीर की ज़मानत जब तक आपके पास ये व्लॉग पहुंचेगा तब तक हमारे पास एक और अपडेट भी आ चुकी होगी। आज नूर मुनीर की जमानत का फैसला होना है। ऑनरेबल कोर्ट ने अगर फ्री कैन बहस नहीं भी करते तो उन्होंने लास्ट ऑर्डर ये लिखा है कि हम इस मामले को निपटा देंगे, जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होगा हम उस रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले को निपटा देंगे, अगर आप लोगों ने बहस नहीं भी की तो आज उसकी भी अपडेट्स आ जाएंगी। लेकिन इस मामले को जो जैक्टिटेशन का सूट है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये टोटल 103 सफ़ात पर मुस्तफल सिर्फ कहानी लिखी गई है और जो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसके पेजेस हैं वो 660 सफ़ात इस बच्ची की तरफ से ये जो एक बड़ा दावा दायर किया गया है तो 660 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसके हर मुलज़म को जो रोल दिया गया है वो हम 16 अप्रैल की कहानी, उसका पस मंजर जो बच्ची ने बताया है पहले कि किस किस तरह सारा ये ट्रैप हुई बच्ची, इस बंदे ने किस तरीके से उसको बच्ची को एंटाइस किया, और उसके बाद एंटाइसमेंट तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी रजामंदी से कुछ चल पड़े, किसी भी तरीके से रजामंदी ली हो, लेकिन इसमें रजामंदी भी प्रेशर दे के उसको हरास करके, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ उसको थ्रेट दे के, धमका के, डरा के, जान से मारने की धमकियां दे के उसको, उसके वालिदैन को, तो इस तरीके से ले जाया गया। तो वो चीज़ों को हम जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है उसके मुताबिक डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो दफात लगी हैं, जिस जिस मुलजम का जो जो रोल है उसके मुताबिक हम बात करेंगे, क्योंकि पहले तो आप सारा सुन चुके होंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अब मुलजमान के रोल के हिसाब से हम इसके ऊपर बात करेंगे, उनकी सजाओं के हिसाब से। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रायल शुरू होने लगा है, अब सजा जजा के मामले की तरफ बात जाने लगी है। और ये जो निकाह है ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के सामने खत्म हो जाएगा। आप इसको देखेंगे कि हमारे कानूनी प्रोसीजर के अंदर किस तरह इसको खत्म करवाया जाता है, वो भी आप लोगों के सामने होगा। आज एक एप्लीकेशन दी गई है बच्ची की तरफ से कि मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। ये पहली दरखास्त है जो जाती तौर पर बच्ची अपने नाम से दे रही है और जिसके अंदर बच्ची डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें वो कहती है कि जी मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा मौकफ ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए। और वो मैं क्यों चाहती हूं, मैं आप लोगों के सामने कुछ हकायक और कुछ ग्राउंड्स बयान करना चाहती हूं। जिस पर उसने कहा कि मैंने एक निकाह को खत्म करने के लिए दावा किया, मैं माइनर हूं और मैं विक्टिम हूं इस केस की, और अब मैंने एक दावा दायर किया है 15/4/2023 को, जो कि कराची की फैमिली कोर्ट के अंदर फिक्स है और जिसके अंदर मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया है कि हर मुलजिम का क्या रोल है, हर मुलजिम के रोल को मैंने एक्सप्लेन किया है और उसको मैंने आप लोगों के सामने रखा है और वो मैं साथ अटैच कर रही हूं। उसको देखते हुए मैं अपना फर्दर एक बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हूं।
उसके बाद वो कहती है क्योंकि 164 जो 16 अप्रैल की सारी मेरी जो अगवा हुआ, उसके बाद जो मुझे रखा गया, जो मुझे इन लोगों ने अपने पास जो है वो मगवी बना के रखा, उसके दौरान 161 का बयान भी मेरा करवाया गया। उसके अलावा मेरा 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया। उसके अलावा मेरा जहां पर भी मेरी तस्वीर के जरिए मेरी तस्वीर शेयर की गई, मेरी वीडियोस ली गई, मुझसे जिस जिस तरह से भी कोई बयान, स्टेटमेंट, मेरी तस्वीर, मेरी वीडियो ली गई है, वो तमाम अंडर प्रेशर था, थ्रेट में था, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ था, इसलिए और प्रॉपर फोर्स से मुझसे लिया गया था, जिसमें ये जो मुलजम है और इसके जो अहले खाना है ये मुझे फोर्स करते थे, और वो फोर्स करने के बाद मुझसे वो सारी चीजें ली गई। और इन सारी चीजों को मैंने डिटेल रीजंस में एक्सप्लेन किया। अब मैंने आपको क्यों कहा कि मैं उस फैमिली सूट के ऊपर बाद में बात करूंगा, तो इसके अंदर उन्होंने उन पैराग्राफ का जिक्र किया है। बच्ची ने बताया है कि मैंने 19 नंबर पैरा में, 20 नंबर पैराग्राफ में, 22 नंबर में, 24 नंबर में, 34 नंबर में, 36 नंबर में, 37 नंबर में, 42 नंबर में, 45 नंबर में, 46, 47, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83 एंड 87, ये जो पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। कौन सी चीज किस तरह से मुझे इन्फ्लुएंस करके ली गई, मेरा बयान 161 का कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता था, 164 का कौन मुझे डिक्टेट करता था, मुझे थ्रेट करता था, मेरी तस्वीर और मेरी वीडियोस कैसे रिकॉर्ड की जाती थी, मेरी स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती थी। तो मैंने ये सारी चीजें इन तमाम पैराग्राफ्स के अंदर एक्सप्लेन की हैं। फिर वो कहती है कि जो 164 का बयान मेरा पहली दफा रिकॉर्ड हुआ 26 अप्रैल को, वो उस वक्त लाहौर के मैजिस्ट्रेट के सामने था। और बड़ी मजे की चीज है, दिलचस्प चीज ये है कि मुझे जो कहा गया, मुझे वो तो मैंने किया ही, उसके अंदर जो मेरा वकील बन के या जो बंदा मेरे साथ खड़ा था और जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो राय खुरम एडवोकेट का दोबारा जिक्र किया गया। और ये वो बंदा है, ये मेरे कान में जो भी कहता था, मुझे ये जाहिर है मुझे पूरे रास्ते में एक थ्रेट से, एक इन्फ्लुएंस से ले जाया जाता था। मैं मुलजमान की हिरासत में थी, उनकी जो भी जिन्होंने अगवा किया हुआ था, जो मगवी थी मैं बनी हुई, तो वो उनकी मैं जिस हिरासत के अंदर रह रही थी, जो उन्होंने मुझे इलीगली डिटेन किया हुआ था, तो उसके अंदर मुझे जिस तरह बताया जाता और राय खुरम बाकायदा तौर पर मेरे साथ खड़ा होकर मेरे कान में कहता था, तो मुझे उसी तरह से करना पड़ता था। और उसके बाद मुझे वहां पर ये कहा गया, अगर जज साहब कहें कि आपने दारुल अमान जाना है, पुलिस के साथ जाना है, वालदैन के साथ जाना, तो आपने कहना है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुलजिम के साथ जाना है, इसके अलावा मुझे कोई और डायरेक्शन नहीं दी गई थी। जिसकी वजह से उस 164 के बयान में मैंने यही बयान दिया कि मुझे मुलजिम के साथ रहना है।